वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द डायरी ऑफ द स्पेस ट्रैवलर। हमने पढ़ा था कि जो प्रोफेसर शोंकू है वो पानी मार्स का जो पानी रेड कलर का था नदी में वो पीने से डर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। Then, when I saw Newton drinking it, I felt bold enough to cup my hand and drink a mouthful of water myself. It tasted like ambrosia. One sip was enough to wipe out every sign of both physical and mental fatigue. तो प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि पहले तो मैं वो नदी का पानी पीने से डर रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा न्यूटन जो मेरी कैट है उसने वो पानी पिया। तो जब उसने पानी पी लिया तो मैं भी बोल्ड हो गया और मैंने अपने हाथों का कप बना लिया। अपने हाथों से जब हम कप बनाते हैं ना पानी पीने के लिए, वैसा वाला कप बना लिया और मैंने एक पूरा घूंट पानी पिया। इट टेस्टेड लाइक एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया जो है वो ग्रीक फूड है, ग्रीक फूड जो मिथ्स में चला आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी टेस्टी। तो वो कह रहे हैं कि उस नदी का पानी बहुत टेस्टी और हेवनली था, जबकि आपको पता है कि अर्थ का जो पानी होता है वो टेस्टलेस होता है। तो वो कह रहा है प्रोफेसर शोंकू कह रहे हैं वन सिप वॉज इनफ टू वाइप आउट एवरी साइन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। वाइप आउट का मतलब होता है गायब कर देना। जैसे ही उन्होंने एक घूंट पानी पिया तो एवरी साइन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल फटीग उनका खत्म हो गया। फटीग होता है थकावट। तो जो भी अभी तक जर्नी से उनको थकावट हो रही थी, वो मेंटल और फिजिकल थकावट जो थी वो खत्म हो गई उस नदी का पानी एक सिप पानी पीते ही। इट इज ओनली बिदु शेखर who is still causing me concern. God knows what's wrong with him. I switched him on as soon as we landed, but he did not move. What's the matter? Don't you want to go out? I asked him. He shook his head. Why? What's wrong? This time, Bidushekhar raised his arm over his head and uttered just one word. His voice sounded frightened. Dengha, he said. I have no problem in following his words, so I could guess instantly that what he meant to say was danger. What danger? What are you afraid of? I went on. Bidhushekhar's tone remained grave as he answered, Denga, Denga, danger, terrible danger. He said nothing more, nor did he show any interest in joining us. So, in the end, we had to leave him in the rocket. तो ऑथर कहते हैं, सॉरी, हमारे स्पेस ट्रैवलर प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि जो विदु शेखर उनका रोबोट था, सिर्फ उनको वही उनको परेशान कर रहा था, वॉज कॉजिंग मी कंसर्न। बाकी सब कुछ ठीक था। कह रहे हैं भगवान जाने उसके साथ क्या था। मैंने सुबह ही उसको मैंने इस लैंड पे मार्स की लैंड पे आते ही उसको स्विच ऑन कर दिया था, बट वो मूव नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। डोंट यू वांट टू गो, क्या तुम नहीं बाहर जाना चाहते? तो ही शूक हिज हेड, उसने मना कर दिया। और मैंने पूछा व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग, क्यों, क्या बात है? तो विदु शेखर ने अपनी जो बाजुएं थी वो अपने हेड के ऊपर ले जाकर बस एक ही वर्ड अटर किया, एक ही वर्ड बोला, और वो था डेंगा। डेंगा का मतलब जो हमारे प्रोफेसर शोंकू है वो समझ गए, डेंजर। तो वो कह रहा था कि यहाँ डेंजर है। तो आप ये नोटिस करिए कि जो ये रोबोट है विधुशेखर, इसने डेंजर सेंस कर लिया है ह्यूमन से पहले इस मार्स के प्लैनेट पर। उसने कहा डेंजर। विधुशेखर टोन रिमेन ग्रेव एज ही आंसर्ड। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। वो बहुत ही सीरियस टोन में बोल रहा था कि टेरेबल डेंजर है यहाँ पर। और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ज्वाइन करने में, इसलिए हमने उसको रॉकेट में छोड़ लिया और हम मार्शियन सॉइल पे चले गए। मार्शियन का मतलब है मार्स की सॉइल पे चले गए। We have had the most terrifying experience on Mars. I'm still in complete shock. As soon as the sun rose, a strong fishy smell hit my nostrils and I heard a strange sound as if a large side cricket was chirping loudly, tintry, tintry, tintry. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही सनराइज हुआ
तो मुझे एक फ़िशी स्मेल आई। हिट माय नॉस्ट्रल्स मतलब स्मेल आई। और फ़िशी स्मेल, जैसे आप अगर किसी फ़िश मार्केट से गुज़रे हों, तो आपको एक गंदी-सी पंजेंट सी स्मेल आती है, उसको बोलते हैं फ़िशी स्मेल। और जो हमारे प्रोफ़ेसर शोंकू है, सनराइज़ होते ही उन्हें ये गंदी-सी फ़िशी स्मेल आने लगी। और आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, मतलब एक अजीब-सी आवाज़ उन्होंने सुनी कि जैसे एक लार्ज साइज़ क्रिकेट। क्रिकेट अर्थ पे एक इंसेक्ट होता है जिसकी आवाज़ अटपटी सी होती है, की की जैसी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोल रहा हो, टिन 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 ट्री। I looked around, but at that precise moment a terrible scream froze my blood. Then I saw Prahlad. His eyes were bulging, his arm was wrapped around Newton, and he was sprinting towards the rocket. तो वो कह रहे हैं कि मैंने पीछे देखा, इधर-उधर देखा पूरा घूम के, लेकिन उसी मोमेंट पे मुझे एक टेरिबल स्क्रीम सुनाई दी। टेरिबल स्क्रीम होता है एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, व्हिच फ्रोज़ माय ब्लड। अब फ्रोज़ माय ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि खून जम गया, इसका मतलब होता है कि मैं डर गया उस आवाज़ को सुनकर। और उसके बाद ऑथर कहते हैं कि आई सॉ प्रहलाद, मैंने प्रहलाद को देखा, हिज आइज़ वर बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब होता है जब किसी की आँखें बाहर आ जाएँ डर के मारे। तो उन्होंने देखा कि जो प्रहलाद है उसकी आँखें डर के मारे बाहर आ गई थी, और उसने अपनी राइट आर्म से न्यूटन कैट को पकड़ लिया था, एंड ही वाज़ स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स द रॉकेट। स्प्रिंटिंग होता है जब हम बहुत तेज़ी से भागते हैं, जब हमें बस एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी होती है तो हम बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग। तो वो न्यूटन को लेकर रॉकेट की तरफ भाग रहा था। The creature that was chasing him was not human, nor an animal or a fish. Yet it had something in common with all three. It was about 4 feet high, it had legs and feet, but instead of arms there were huge fins like fish. Its head was very big, in the center of which was a single large green eye. The mouth was gaping wide, but there were no teeth. Its whole body was covered with fish scales glistening in the sun. तो अगर आपको डिस्क्राइब करने को आया कि ये फीचर कैस क्रीचर जो था मार्स पे वो कैसा था, तो यही है आंसर पूरा। वो कहते हैं कि ये जो क्रीचर इन दोनों को प्रहलाद और न्यूटन को चेज़ कर रहा था, मतलब उनके पीछे भाग रहा था, वो ना एक इंसान था, ना एक एनिमल था और ना ही वो फिश था। लेकिन उसमें इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब वो थोड़ा-सा ह्यूमन जैसा था, थोड़ा-सा एनिमल जैसा था और थोड़ा-सा फिश जैसा था। वो बस 4 फुट लंबा था, मतलब जितने आप लोग लंबे हैं, उससे 1 फुट लगभग कम। और इट हैड लेग्स एंड फीट, उसकी टाँगें और पैर तो थे, बट आर्म्स की जगह उसके पास फिन्स थी, जो फिश की फिन्स होती हैं, वो थी। एंड इट्स हेड वाज़ वेरी बिग, सर बहुत बड़ा था, और सर के बीचों-बीच एक ही आँख थी, वो भी ग्रीन कलर की थी। माउथ जो था वो खुला हुआ था, जैसे हम मुंह नहीं खोल लेते जब हम घबरा जाते हैं या कुछ बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं, वैसा उसका मुंह खुला हुआ था। बट उसके मुंह में टीथ नहीं थे, और उसकी पूरी बॉडी फिश स्केल से कवर्ड थी। जैसे फिश पे स्केल्स होते हैं वैसे उसकी पूरी बॉडी उन स्केल से कवर्ड थी। ग्लिसनिंग इन द सन, मतलब वो सन की सूरज की रोशनी से, ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमक रही थी। The creature could not run very fast, it kept stumbling almost at every step. I wheeled around and saw at a distance thousands of similar creatures making their way towards us, swaying on their feet. They were all making that horrible chirping noise. Their bodies shone so brightly. So, in the sun. तो क्या हुआ कि ये जो क्रीचर था ये ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था, और ये स्टम्बल कर रहा था। जब हम दौड़ते-दौड़ते हमारा जब पैर मुड़ जाता है तो उसको कहते हैं, या हम रुकते हैं तो उसको कहते हैं स्टम्बल करना। तो वो ऑलमोस्ट हर स्टेप पे स्टम्बल कर रहा था और तेज़ नहीं भाग पा रहा था। और जो प्रोफ़ेसर हैं, जब उन्होंने इधर-उधर देखा तो उन्होंने देखा कि उस क्रीचर जैसे 1000 क्रीचर्स और आ रहे थे, और वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे अपने पैरों से चल के। वो सारी बड़ी गंदी चर्पिंग नॉइज़ निकाल रहे थे, मतलब उनकी आवाज़ बहुत गंदी थी, और क्योंकि उनकी बॉडी पे स्केल्स थे, वो चमक रहे थे सूरज की रोशनी में। तो ये उस क्रीचर का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा दिखता था। इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्ज़ाम्स देन यू विल हैव टू राइट दिस आंसर कि वो
कैसा था, ना वो ह्यूमन था, ना वो एनिमल था, ना वो फिश था, लेकिन उसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। 4 feet हाई था, legs and feet it had, but it did not have arms. It had fins and it had scales all over its body and it made terrible chirping sound. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा एंड दे कुड नॉट रन वेरी फास्ट, दे वर स्टम्बलिंग एट ईच स्टेप। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि Bidushekhar swung his arm and hit the creature. It gave a little squeak, flapped its wings, and fell onto the ground. Afraid that he might enrage the entire Martian army, I dragged Bidushekhar into the rocket. तो बिदुशेखर ने अपनी आर्म हिलाई और उस क्रीचर को हिट कर दिया, मतलब मार दिया। और वो क्रीचर ने क्या किया, उसने लिटिल स्क्विक आवाज निकाल, मतलब स्क्विक एक आवाज होती है जो चूहा निकालता है, स्क्विक स्क्विक ऐसी वाली आवाज निकाली एक। और फ्लैप किए अपने फिन्स, जैसे बर्ड्स करते हैं फ्लैप उड़ने से पहले, हिलाते हैं ना अपने पंख जिससे आवाज आती है। तो उस क्रीचर ने भी अपने फिन्स फ्लैप किए, एक आवाज निकाली और वो जमीन पर गिर गया। Afraid that he might enrage the entire Martian army, I dragged Bidushekhar into the rocket. मैं डर गया कि जो अब विदुशेखर ने किया उससे ये पूरी जो मार्शियन आर्मी थी, मतलब ये जो बाकी क्रीचर्स जो थाउजेंड्स ऑफ पीछे पीछे आ रहे थे, वो एनरेज हो जाए, मतलब उन्हें गुस्सा आ जाए। इसलिए उनके गुस्से से बचने के लिए जो प्रोफेसर शोंकू है, उन्होंने अपने रोबोट को ड्रैग किया, मतलब खींच के वो उसको शेखर को रॉकेट में ले गए। बट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू शट द डोर, आई फेल्ट समथिंग कोल्ड एंड डैम्प अगेंस्ट माई फीट एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक. When I opened my eyes, the rocket was flying once more. How on earth did the rocket take off? Who started it? Where were we headed for? तो वो प्रोफेसर शोंकू कह रहे हैं, बस जैसे ही मैं रॉकेट का दरवाज़ा बंद करने लगा, मुझे कुछ ठंडा और मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा, नमी से भरा हुआ, मेरे फीट को कोई चीज़ टच कर रही थी और मुझे सब कुछ ब्लैक दिख रहा था। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो रॉकेट फिर से उड़ने लगा था। इसका मतलब है शायद उनको ब्लड आ रहा था या पसीना आ रहा था, उनको ठंडा फील हो रहा था, और एवरीथिंग वेंट ब्लैक का मतलब है कि शायद वो बेहोश हो गए। और जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि रॉकेट चल रहा था। तो वो कह रहे हैं, हाउ ऑन अर्थ डिड द रॉकेट टेक ऑफ, हु स्टार्टेड इट, वेयर वर वी हेडेड फॉर। तो वो कह रहे हैं कि हाउ ऑन अर्थ, हाउ ऑन अर्थ का यहाँ ये मतलब नहीं है, इसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हाउ ऑन अर्थ एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है कि ये कैसे हो सकता है, जब मैंने रॉकेट चलाया ही नहीं तो रॉकेट चला कैसे, इसने टेक ऑफ कैसे किया। हाउ ऑन अर्थ का मतलब होता है ऐसा कैसे हुआ। हु स्टार्टेड इट, वेयर वेयर वर वी हेडेड फॉर, और हम कहाँ जा रहे थे। इसके बाद प्रोफेसर शोंकू कहते हैं, वी वर स्टिल फ्लाइंग थ्रू स्पेस, आई फील एग्जॉस्टेड बोथ मेंटली एंड फिजिकली, सो डू प्रहलाद एंड न्यूटन। तो कह रहे हैं कि अभी भी हम स्पेस में चल उड़ रहे हैं और मैं बहुत थका हुआ हूँ, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, मेंटली भी और फिजिकली भी। और सो डू प्रहलाद एंड न्यूटन का मतलब है कि प्रहलाद और न्यूटन भी फिजिकली और मेंटली थके हुए हैं। तो बिदु शेखर wanted me to open the window. I removed the shutter, and the sight that met my eyes were perfectly dazzling. There was an endless stretch of bright bubbles in the sky, forming and bursting. Countless golden spheres were expanding and enlarging until they exploded and made a great golden spray of light like a fountain. It was as if some king in his new spatial world is having a display of fireworks at some। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम चले जा रहे थे हैं स्पेस में। विदु शेखर चाहते थे कि मैं विंडो खोलूं, मैंने शटर खोला और मैंने देखा कि जिस मैंने ऐसा नज़ारा देखा जिससे मेरी आंखें चौंधी आ गई। डार्जलिंग मीन्स चौंधे आना। और एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ब्राइट बबल्स थे स्काई में, बहुत सारा ब्राइट बबल्स थे स्काई में। तो
उससे मेरी आंखें चौंधिया गई। काउंटलेस गोल्डन स्फेयर्स वर एक्सपैंडिंग एंड एनलार्जिंग। बहुत सारे गोल्डन स्फेयर्स थे जो बढ़ रहे थे और बढ़े ही जा रहे थे, और वो एक्सप्लोड हुए और उन्होंने एक गोल्डन स्प्रे ऑफ लाइट किया, जैसे कि फाउंटेन फाउंटेन की तरह वो आसमान में बिखर गए। और ऐसा लग रहा था कि कोई किंग अपने स्पेस में बहुत सारे फायरवर्क्स चला रहा है एक दूर से। तो ऐसा फील हो रहा था। Bidushekhar suddenly shouted, Tafa, and rushed to the window. I followed him and looked out. There were no lights and no rocks, nothing except a bright white planet, clear and pure like a full moon, looking down at us. There was no doubt that our rocket was heading for it. If Bidushekhar had to be believed, the planet was called Tafa. तो बिदुशेखर ने क्या किया, वो अचानक से उसने चिल्लाया ताफा, और विंडो की तरफ भागा। और आई फॉलोड हिम, प्रोफेसर शोंकू ने उनको फॉलो किया और बाहर देखा। बाहर कोई अब लाइट्स नहीं थी, कोई रॉक्स नहीं थे, बस एक ब्राइट वाइट प्लैनेट था जो पूरे मून जैसा दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो मून हमारी तरफ देख रहा है। वो एक्चुअली एक प्लैनेट था ताफा। अगर देयर वाज नो डाउट दैट अ रॉकेट वाज हेडिंग फॉर इट, और ऐसा कोई डाउट ही नहीं था कि हमारा रॉकेट ताफा की तरफ जा रहा था। और अगर हम विदुशेखर की बात माने तो इस नए प्लैनेट का नाम था ताफा। Tafa is clearly visible, and now we can see millions of blinking lights on its surface as if there are myriad fireflies glowing in the dark. Their light is strong enough to illuminate a cabin. तो ताफा बिल्कुल क्लियरली विजिबल, मतलब हमें आराम से दिख रहा है। एंड यू कैन सी मिलियंस, हम मिलियंस ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स देख रहे हैं। ब्लिंकिंग होता है जब कोई जलता है और बुझता है। तो स्टार्स की तरह हम ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स देख सकते थे उसकी सरफेस पे, एज इफ दे आर मिरियड फायरफ्लाइज। आपने जुगनू देखे जो लाइट वाले इंसेक्ट्स होते हैं, तो मिरियड होता है बहुत सारे फायरफ्लाइज, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जुगनू हैं वहाँ पर जो अंधेरे में चमक रहे हैं। देयर लाइट इज सो स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इलिमिनेट आवर कैंप। तो वो कह रहे हैं कि इतनी तेज लाइट थी उधर, ब्लिंकिंग लाइट्स की वजह से इतना अच्छी लाइट, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट थी कि इल्यूमिनेट मतलब हमारे कमरे को पूरा लाइटन अप कर दिया था। हमारे कैबिन में ऐसा लग रहा था पूरी लाइट से भर गया है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि we reached Tafa yesterday. A large number of people had gathered to welcome me. Their heads are large and so are their eyes, but their arms and legs are very thin, as if they have no use for their limbs. I think these creatures are far behind our human civilization. They were totally primitive. There are no buildings or houses in Tafa, nor are there trees and plants. The inhabitants live underground. They just disappear into holes, but they have given us a proper house to live in. तो फिर शंकु कहते हैं कि हम कल ताफा पहुंचे और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हमें वेलकम करने के लिए। उनके सिर बहुत बड़े बड़े थे और उनकी सो आर देयर आईज, मतलब उनकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी। बट उनके आर्म्स और लेग्स इतने पतले थे जैसे कि वो उनसे कुछ काम ही नहीं करते थे। लिम्स आर्म्स और लेग्स ही होता है। लिम्स का मतलब आर्म्स और लेग्स ही होता है। आई थिंक दीज क्रिएचर्स, मतलब वो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। प्रिमिटिव का भी वही मतलब होता है कि बहुत ही पुराने लग रहे हैं, जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। अभी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत पीछे हैं डेवलप होने में। वहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, ना ट्रीज थे, ना प्लांट्स थे। द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स होता है रहने वाले लोग, जो ये लोग थे, जो इस्ताफ़ा प्लैनेट के लोग थे। इनहैबिटेंट्स होता है जब कोई किसी जगह रहता है उसको वहाँ का इनहैबिटेंट बोलते हैं। तो जो ताफ़ा के इनहैबिटेंट्स थे वो अंडरग्राउंड रहते थे, मतलब वो वहाँ की ज़मीन के नीचे रहते थे और वो अचानक से अपने होल्स में चले जाते थे। बट इन्होंने किसको, प्रोफेसर शोंकू को एक प्रॉपर हाउस दिया रहने के लिए। प्रोफेसर शोंकू, न्यूटन और बिदु शेखर को एक प्रॉपर हाउस दिया रहने के लिए। I have decided to stop writing my diary after today, as I do not see any chance of anything happening here that might be worth recording. My only regret is that there is no way of sending my diary back to Earth. It is packed with such a lot of valuable information. The fools who live here will neither understand it nor let me go back. तो वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब आज से मैं डायरी नहीं लिखूंगा, बिकॉज मुझे कोई चांस ही नहीं दिख रहा कि अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो रिकॉर्ड करने लायक होगा।
तो रिकॉर्ड करने मतलब अपनी डायरी में लिखने लायक अब उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। माई ओनली रिग्रेट, रिग्रेट होता है अफसोस, मुझे एक ही अफसोस है कि मैं ये डायरी अर्थ पे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि और वो कहते हैं कि इसमें इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है और जो यहाँ के बेवकूफ़ लोग हैं वो या ना तो मेरी डायरी को कभी समझ पाएंगे और ना मुझे कभी अर्थ पर जाने देंगे। तो ये सब तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि जो हमारे ऑथर हैं, सॉरी, जो हमारे नरेटर हैं मिस्टर शोंकू, मुझे लगता है कि वो थोड़े से रूड है। उन्होंने प्रहलाद के लिए भी ये फूल वर्ड यूज़ किया, उन्होंने यहाँ के नेटिव्स इनहेबिटेंट्स के लिए भी फूल वर्ड यूज़ किया। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, हमें दूसरों को फूल नहीं समझना चाहिए, बट वो बार बार कभी प्रहलाद को फूल बोल रहे हैं, कभी कभी वहाँ के नेटिव्स को फूल बोल रहे हैं। जो लोग हमसे थोड़े डिफरेंट होते हैं वो हमेशा फूल्स नहीं होते हैं। ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आफ्टर आई हैड प्रोफेसर शोंकूज डायरी आई मेड, अब आप देखिए, अब फिर से हमारे नरेटर चेंज हो जाते हैं। अब हमारे नरेटर जो हैं वो प्रोफेसर शोंकू नहीं हैं। अब हमारे नरेटर फिर से ऑथर मिस्टर सत्यजीत रे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुझे प्रोफेसर शोंकू की डायरी मिली, आई मेड अ कॉपी ऑफ द एंटायर डायरी एंड ड्रॉप्ड इट off at the press for printing. So, but when I returned home and went to my bedroom to get the original diary from the bookshelf, I saw that nearly 100 of hungry black ants had eaten the entire diary. All I could do was stare in disbelief because it had seemed completely indestructible. वो कहते हैं जब मुझे प्रोफेसर शोंकू की डायरी मिली, मैंने उसकी बहुत सारी कॉपियां बना ली और उसे रख दिया प्रेस में प्रिंटिंग के लिए। बट जब मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेडरूम में जो ओरिजिनल डायरी थी, जो कि मैंने बुक शेल्फ में रखी थी, मैंने देखा कि अबाउट 100 ब्लैक एंट्स आकर उसको खाने लगी। और मैं बस स्टेयर कर सकता था, डिसबिलीफ मतलब हैरानी से देख सकता था, क्योंकि जिस डायरी को ना आग जला पा रही थी, ना उनका कुत्ता उसे डैमेज कर पाया था अपने दांतों से, वो किसी एंट्स ने उसको कुछ 100 एंट्स ने कैसे डैमेज कर दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये डायरी जो है वो कंप्लीटली इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऑथर हैं, वो थोड़ा-सा अपनी फैंसी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई डायरी थी ही नहीं। अगर होती तो वो एंट्स कैसे खा सकती हैं जब उसे कोई डॉग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जब उसे फायर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो वो ये कहना चाहते हैं वो डायरी जो ओरिजिनल थी वो तो खो गई, क्योंकि वरना उनको दिखानी पड़ती ना कि येलो इंक चेंज कैसे हो रही है। तो वो तो खराब हो गई, वो कह रहे हैं वो डायरी खराब हो गई ओरिजिनल, लेकिन जो उसकी कॉपी थी, मैंने उस डायरी की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली थी। मतलब उस उनकी अलग-अलग कॉपीज़ बनाने का मतलब है कि मेरे पास रिकॉर्ड तो है, बट मेरे पास ओरिजिनल डायरी नहीं है, क्योंकि उसको एंट्स आकर खा गई। और मुझे पहले तो लगता था ये डायरी कंप्लीटली इनडिस्ट्रक्टिबल है, बट मैं हैरान था, मैं स्टेयर कर रहा था, मतलब घूर रहा था इन डिसबिलीफ, मुझे हैरानी हो रही थी कि ये डायरी जो इनडिस्ट्रक्टिबल थी, ये एंट्स ने कैसे डैमेज कर दी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अब मैं आपको थोड़ा-सा बताने जा रही हूँ कि सत्यजीत रे कौन थे। सत्यजीत रे इंडिया के एक बहुत बड़े फ़िल्म मेकर थे, जो 1921 से लेके 1992 में तक थे। और वो एक अच्छे स्क्रीन राइटर भी थे, म्यूज़िक भी कंपोज़ करते थे, ग्राफ़िक आर्टिस्ट भी थे, लिरिसिस्ट होता है जो गाने लिखते हैं, वो गाने भी लिखते थे और वो एक ऑथर भी थे। ही हैज़ बीन वाइडली रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़िल्म मेकर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो वो इस सेंचुरी के बड़े फ़िल्म मेकर्स में से एक हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था 1965 में, जो एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सिविलियन होता है जो कंट्री में लोग रहते हैं। एक आर्मी के लिए अवार्ड्स बनते हैं, सिविलियंस के लिए बनते हैं। जो आर्मी के लोग होते हैं उनके लिए अलग अवार्ड्स होते हैं और सिविलियंस के लिए अलग अवार्ड्स होते हैं। तो सिविलियंस के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में वो है पद्म भूषण, जो सत्यजीत रे को 1965 में दिया गया था, और थोड़े ही दिनों में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण 1965 में दिया, और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी उन्हें दिया गया शॉर्टली बिफोर हिज डेथ।
तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करें या जो भी आपके इश्यूज़ हों और जो भी कमेंट्स हो, आप कमेंट सेक्शंस में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।